हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फुल कोर्स डिटेल में। वैसे तो ये कोर्स बनाया गया है यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए और यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए, यानी कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 के लिए। लेकिन जो आपके अदर एग्ज़ाम है जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर सेबी का एग्ज़ाम या फिर अदर पीजीटी लेवल या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम, वहाँ पर भी ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बल्कि यूजीसी नेट के अलावा जो अदर एग्ज़ाम है हमारे, वहाँ पर ये कोर्स और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं। और यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 500 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कोर्स में सभी चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। मेनली 9 चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं और जो भी बचा कुचा मैटर रहेगा वो हम इस 10th चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर है और कैपिटल स्ट्रक्चर को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और इन सभी चैप्टर की एमसीक्यूज भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस चैप्टर में हम 50 प्लस टोटल 51 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करने वाले हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की सभी अप्रोचेज को हम डिस्कस करेंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो अदर स्मॉल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर आपको लाइफ में कभी भी परेशान नहीं करेगा और कैपिटल स्ट्रक्चर को हम 2 वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 70 मिनट्स के 2 वीडियो हमारे होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल डिसीजन या एफएम में जो डिसीजन होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस किया है। फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने जो पैसा कलेक्ट किया है उसे कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। शॉर्ट टर्म के लिए अलग हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म के लिए अलग हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों में मेनली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम पहले ही काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें डिविडेंड देना भी है या नहीं देना, और देना है तो हमें कितना डिविडेंड देना है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी हम मेंटेन भी करें या नहीं करें, और काफ़ी डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम पैसा कहाँ से कलेक्ट करें, फाइनेंस को हम कहाँ से कलेक्ट करें, क्योंकि कंपनी के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, और इन सभी से रिलेटेड जो रिस्क है, कंट्रोल है और कॉस्ट है वो अलग अलग हो सकती है। तो कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा रहेगा पैसा कलेक्ट करने के लिए, और इसमें हम ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम लिवरेज को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया हो। यदि आपने अभी तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। पहले आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझिए, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको समझ में आ चुका है तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। तो स्टूडेंट देखो, वही हमारा सदाबहार क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजन कम इन द एम्बिट ऑफ। जो कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजन है वो इसमें से किस में आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन होते हैं या फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं या डिविडेंड डिसीजन होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। और मैंने आपको ये बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन सेम होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमें इन चीज़ों का मीनिंग जानना जरूरी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, असेट स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटलाइजेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। देखो, जो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप के आएंगे, बाकी 10% क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ सकते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखिए, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं।
थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे हम न्यूमेरिकल पोर्शन को भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगली बात, एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा ऑथर का नाम। जो भी हम थ्योरीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने डिविडेंड डिसीजन में डिस्कस की थी, वैसे ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑथर का नाम पूछा जाएगा या फिर थ्योरी का नेचर पूछा जाएगा कि वो थ्योरी रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। और इररिलेवेंट का मीनिंग पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी का मतलब क्या है, यहाँ पर डिबेंचर काम में लेने से फर्म की वैल्यू पर फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट बार आपको एक बार फिर से बताता हूँ, एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरी के ऑथर का नाम पूछा जाएगा, थ्योरी का नेचर पूछा जाएगा कि थ्योरी रिलेवेंट है इररिलेवेंट है, या फिर इसी बात को घुमाकर पूछा जाएगा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिबेंचर काम में लेने से फर्म की वैल्यू पर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इस तरीके से। अब मैं आपको इन चारों चीज़ों का मीनिंग बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में आपको पता है कि क्या क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए, डिबेंचर्स होंगे, डिबेंचर के अलावा भी कोई लॉन्ग टर्म लोन अदर तरीके से हो सकते हैं, हमने बैंक वगैरह से लिए हों, और करंट लाइबिलिटी हो सकती है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। फिर इधर की यदि हम बात करें राइट साइड में, तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट होगी। फिक्स्ड एसेट हमारी इनटेंजिबल हो सकती है और टेंजिबल हो सकती है। इसके अलावा करंट एसेट्स होगी और हमारी फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की, तो देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस शीट की हमारी पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब है जो हमारी बैलेंस शीट की पूरी लाइबिलिटी साइड है वो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आएगा, तो सब कुछ आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर या डिबेंचर के अलावा अदर लॉन्ग टर्म लोन हो, करंट लाइबिलिटी हो, सभी कुछ आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, फिक्टिशियस एसेट को लेस यहाँ पर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। पहले हम बात करते हैं कि कैपिटलाइजेशन के अंदर क्या आएगा। देखो कैपिटलाइजेशन के अंदर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन आएंगे। तो कहने का मतलब कैपिटलाइजेशन के अंदर एक तो करंट लाइबिलिटी नहीं आएगी, करंट लाइबिलिटी नहीं आएगी तो केवल लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लॉन्ग टर्म फंड्स है, डिबेंचर और अदर लॉन्ग टर्म लोन। तो कैपिटलाइजेशन के अंदर केवल लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं आते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएंगे कैपिटलाइजेशन के अंदर। कैपिटलाइजेशन एक तरीके से क्वांटिटिव पार्ट है, ये हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स हम कहाँ से एक्वायर करें। कैपिटलाइजेशन हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स को हम कहाँ से एक्वायर करें। तो आप बोलोगे कि ये तो समझ में आता है कि करंट लाइबिलिटी को हमने नहीं लिया क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों नहीं लिया कैपिटलाइजेशन में? हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हम कहीं बाहर से कलेक्ट तो करते नहीं हैं, और कैपिटलाइजेशन हमें यही बताता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स को हम कहाँ से कलेक्ट करें। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी को छोड़कर सभी चीज़ें आ जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म लोन। कहने का मतलब कैपिटलाइजेशन के अंदर यदि हम रिजर्व एंड सरप्लस भी जोड़ देते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से क्वालिटिव पार्ट है, और जो कैपिटलाइजेशन है वो क्वांटिटिव पार्ट है। कैपिटलाइजेशन ये बताता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स को कहाँ से एक्वायर करना है, इसलिए हमने रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लिया था। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि जो भी हमारे पास टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स है उनको हम कहाँ कहाँ से, किस सोर्स से
एक्वायर कर सकते हैं, कौन सा सोर्स बढ़िया है। और लॉन्ग टर्म फंड्स का ये एक तरीके से क्वालिटिव नेचर बताता है कि कौन से लॉन्ग टर्म फंड्स की क्या कॉस्ट आ रही है। यदि लॉन्ग टर्म फंड्स को यदि हमने एक्वायर नहीं किया है तो भी उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही होगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्वालिटिव पार्ट हमें बताता है। अब हम बात करते हैं असेट स्ट्रक्चर की। देखो, असेट स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन सेम होता है। फिर से सुनिए, मैंने कहा असेट स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर सेम होता है। तो असेट स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लाइबिलिटी नहीं आएगी। फिर आप कहोगे फ़र्क क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर और असेट स्ट्रक्चर में फ़र्क ये है, कैपिटल स्ट्रक्चर एक तरीके से फाइनेंसिंग से रिलेटेड है कि कौन सा लॉन्ग टर्म सोर्स बढ़िया है, कौन सा बेकार है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कौन सी की कम आ रही है। जबकि असेट स्ट्रक्चर इन सोर्सेज के एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि इन फंड्स को हमने कहाँ पर एक्वायर किया। जब तक हमने पैसा एक्वायर नहीं किया है हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और जब हमने पैसा एक्वायर कर लिया है तब हम असेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हम उस पैसे को कहाँ पर लगाएं। जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है वो सोर्सेज ऑफ फंड बताता है, और जो असेट साइड है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड बताता है कि हमने उस पैसे को कहाँ लगाया। जो लाइबिलिटी साइड है वो बताता है कि पैसे कहाँ से आए, और जो असेट वाला पार्ट है वो बताता है कि पैसे हमने कहाँ लगाए। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ चुकी है। एक बार मैं आपको इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। तो देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या आएगी? बैलेंस शीट की पूरी हमारी लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। तो कहने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो करंट लाइबिलिटी नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आ जाएगा। कहने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म लोन, बस करंट लाइबिलिटी नहीं आएगी। असेट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर के जैसे ही है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर तो सोर्सेज ऑफ फंड से रिलेटेड था कि कौन सा सोर्स अच्छा है, कौन सा बेकार है। जबकि असेट स्ट्रक्चर इन पैसों के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है कि इन पैसों को हम कहाँ लगाए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई मिल सके। कैपिटलाइजेशन में भी कैपिटल स्ट्रक्चर जैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आते हैं। कहने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन। कैपिटलाइजेशन एक तरीके से क्वांटिटिव पार्ट है जो बताता है कि पैसा हमें कहाँ से लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस कहीं से एक्वायर नहीं करना है, इसलिए हम इसे कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ चुका है और कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से भी लग रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। और यहाँ पर कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म फंड्स। जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा था तो वहाँ पर मतलब था कैपिटल की कॉस्ट, और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कैपिटल का स्ट्रक्चर। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों ही जगह कैपिटल का मतलब है हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स सभी प्रकार के हैं। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर फिर से लिख दी है। कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है डिफरेंट तरीके लॉन्ग टर्म फंड्स को फाइनेंस करने के। कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म लोन आ जाते हैं। केवल करंट लाइबिलिटी को हमने नहीं लिया है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी पूरी की पूरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आ चुकी है। असेट स्ट्रक्चर एक तरीके से ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो प्रकार की हो सकती है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और अदर लॉन्ग टर्म फंड्स। और नेट कैसे आएगी? जो हमारी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से जब हम फिक्टिशियस असेट्स को लेस कर देते हैं। फिक्टिशियस असेट्स के अंदर क्या क्या आता है? जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर
या फिर P&L का डेबिट बैलेंस है, वो सभी चीज़ें आ जाती है। जनरली जब कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड काम में लिया जाता है उसका मतलब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। रेशियो वाले चैप्टर में हमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ही काम में लेना है, लेकिन यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो एसेट स्ट्रक्चर के भी कंपोनेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन बताता है, यूटिलाइजेशन बताता है कि उन फंड्स को हमने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें याद हो चुकी है। दोनों में यदि हम डिफरेंस देखें कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन में, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्वालिटी होता है, ये हमारी कैपिटलाइजेशन का स्ट्रक्चर बताता है और ये सभी चीज़ें आती है। जबकि कैपिटलाइजेशन क्वांटिटिव पार्ट है जो ये बताता है कि पैसे हम कहाँ से एक्वायर करें, तो इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, इजी हमारा चैप्टर है। यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने समझ लिया है तो बिल्कुल आसान आपको लगेगा। क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज, कैपिटल स्ट्रक्चर का इनमें से क्या मतलब है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। शेयर कैपिटल, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म डेब्ट की बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट, यदि हम कंपेयर करें सी और ए को, तो ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लग रहा है? ए वाला हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो सी वाला हम नहीं लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डी को यदि हम कंपेयर करें ए से, तो ए वाला हमारा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा करेक्ट है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। यदि डेब्ट एंड इक्विटी में हमें रिलेशन देखना है तो इनमें से सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा? तो ज़्यादा सही हमारा हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आ ही नहीं सकता और कैपिटल बस्टिंग का भी दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। असेट स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन असेट स्ट्रक्चर इस बात से रिलेटेड नहीं होता कि हमने डेब्ट कितना काम में लिया और इक्विटी कितनी काम में ली। असेट स्ट्रक्चर तो ये बताता है कि ये जो टोटल पैसा है, यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारा 2:1 है, तो ये जो टोटल पैसा है 3 रुपीज़, इसको हमने किन असेट में इन्वेस्ट किया है इस बात से रिलेटेड होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा आंसर आ जाएगा। आप कह सकते हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम केवल डेब्ट इक्विटी ही थोड़ी देख रहे हैं, बाकी चीज़ें भी तो देख रहे हैं। तो देखो जो हम आगे थ्योरीज पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, उन सभी में ये मान लिया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो होती ही नहीं है। और वैसे भी इंडिया में आज तक किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू ही नहीं किया, तो वो तो वैसे ही हट गया। बची केवल 3 चीज़ें, डिबेंचर, इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और इक्विटी के अंदर आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्लूडेड है। इक्विटी का यहाँ पर मतलब नेटवर्थ है, इसी को हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो बिल्कुल क्लियर है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो को यदि हमें रिलेशनशिप में देखना है तो इन चारों में से कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा आएगा। यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें ऑप्शन में दिया होता तो उसको ज़्यादा हम करेक्ट मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ये बोल रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब केवल लॉन्ग टर्म फंड्स का कॉम्पोजिशन है। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, सभी लॉन्ग टर्म फंड्स के कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। इट इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, सही बात है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही बात है। डिबेंचर, सही बात है। ऑल रिजर्व, सही बात है। ऑल डेप्ट, गलत बात है। सभी डेप्ट नहीं लेकर हम केवल लॉन्ग टर्म डेप्ट लेते हैं। तो 1 हमारा करेक्ट है, सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा कोई एमसीक्यू वीडियो तो है नहीं, हम कॉन्सेप्ट के 7 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए आप वीडियो को स्टॉप करके खुद आंसर सोचें, फिर आप एक्सप्लेनेशन देखें। इससे आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता भी रहेगा कि आपको चैप्टर समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टोटल 51 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में 25 और पार्ट 2 में 26। तो 5th हमारे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फैक्टर फॉर कॉजिंग बिजनेस रिस्क।
इनमें से किसके कारण बिजनेस रिस्क नहीं हो सकती? तो देखो, दो प्रकार की रिस्क हमारी यहाँ पर होती है। वैसे लिवरेज वाले चैप्टर में मैं आपको रिस्क वाला टॉपिक भी कवर करा दूंगा। जो कोड नंबर 8 है हमारा कॉमर्स वाला, वहाँ पर रिस्क के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कोड नंबर 17 में रिस्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, आप लोग एक बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना कि मैंने बोल दिया कोड नंबर 8 में रिस्क के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और आप रिस्क वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, तो आप जो गवर्नमेंट वैकेंसी के एग्ज़ाम देंगे या अदर एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है फिर से आपको एफएम पढ़नी पड़े या खरीदनी पड़े। तो आपको ये करना है कि फुल हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो दो प्रकार की हमारी रिस्क है, एक होती है बिजनेस रिस्क, एक होती है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क हमें क्या बताती है? तो जो भी हमारा रेवेन्यू आया, रेवेन्यू का मतलब है टोटल कैश कलेक्शन, एक तो हो गया रेवेन्यू और एक हमारे हो गए खर्चे। यहाँ पर खर्चे का मतलब है जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या हो गए, गुड्स हमने, रेवेन्यू हमारी क्या हो गई, सेल्स से हमारे पास जो पैसे आए वो रेवेन्यू हो गई। रेवेन्यू का मतलब टोटल कैश कलेक्शन। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जो भी गुड्स को परचेज करने का खर्चा है, प्रोडक्शन की हमारी कॉस्ट है या फैक्ट्री का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, वो सभी प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आ गए, बस फाइनेंशियल कॉस्ट हमने नहीं ली है। अब देखो, बिजनेस रिस्क क्या बताती है? मान लो कि 5 लाख रुपए का गुड्स हमने बेचा, 5 लाख रुपए जेब में आए, अब पता चले खर्चा ही 6 लाख हो गया, तो यही हमारी बिजनेस रिस्क होती है। यदि रेवेन्यू हमारी बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू है हमारी 15 लाख और एक्सपेंसेस है 6 लाख, तो बिजनेस रिस्क कम है। और यदि ये चीज़ें इक्वल आ रही है तो हमारी बिजनेस रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल कॉस्ट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। अब देखो, फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है? मान लीजिए कि 15 लाख की रेवेन्यू थी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 6 लाख, 9 लाख रुपए हमने कमा लिए, लेकिन 9 लाख रुपए में से हमने अभी तक क्या लेस नहीं किया है? हमने फाइनेंशियल कॉस्ट को लेस नहीं किया है। जैसे जो डिबेंचर है उन पर हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर जो प्रेफरेंस शेयर है उन पर डिविडेंड हो सकता है, क्योंकि उन पर डिविडेंड लगभग फिक्स दिया जाता है हर साल। वैसे तो बीओडी डिसाइड कर सकता है कि हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं देंगे किसी पर्टिकुलर ईयर में, फिर भी आप मान लो कि हर साल हम दे रहे हैं तो ये तो देना ही पड़ेगा। अब मान लो कि आपने यही दे दिया 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो आपके पास केवल 1 लाख रुपए ही बचा। अब आप मुझे ये बताओ, इस वाले पूरे एग्जाम्पल में बिजनेस रिस्क कम है या ज़्यादा है? बिजनेस रिस्क तो कम है, देखो, क्योंकि 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो हमारी रेवेन्यू है वो फार लार्ज है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, लेकिन जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 9 लाख के प्रॉफिट को इसने 1 लाख कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बिजनेस रिस्क एक तरीके से हमारे ईबीआईटी को शो करता है कि ईबीआईटी हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। ईबीआईटी ज़्यादा है तो बिजनेस रिस्क कम है, और ईबीआईटी कम है तो बिजनेस रिस्क ज़्यादा है। ये केवल ये बताता है कि हमारा बिजनेस कहीं बंद होने की तो संभावना नहीं है, सेल वगैरह बढ़िया हो रही है क्या, रेवेन्यू बढ़िया आ रही है क्या। जबकि फाइनेंशियल रिस्क ये बताती है कि आपने ईबीआईटी तो कमा लिया, अब कहीं ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा ईबीआईटी आपने इंटरेस्ट में ही खर्च कर दिया, क्योंकि बहुत सारा लोन ले रखा है, लोन में आप डूबे हुए हो। अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बिजनेस रिस्क को अफेक्ट नहीं करता, बिजनेस रिस्क अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं डिमांड में चेंज हो रहा है। देखो, डिमांड में चेंज होगा तो ये वाला फैक्टर तो बिजनेस रिस्क को अफेक्ट करेगा ना। यदि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो रेवेन्यू कम हो जाएगी। अब जैसे कोविड-19 के दौरान जो होटल्स वगैरह है उनकी डिमांड कम हो गई, तो जो भी हमारे ओयो वगैरह थे वो बंद होने के कगार पर आ गए, तो डिमांड में चेंज होगा तो बिजनेस रिस्क अफेक्ट होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी अफेक्ट करेगा। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है जैसे फैक्ट्री का हमारा रेंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज फिक्स हो सकते हैं, इन फिक्स्ड कॉस्ट की ये बात कर रहा है, या फिर जो भी वर्कर की वेजेज एंड सैलरी है, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब अगर ये बहुत ज़्यादा है, अब रेवेन्यू तो देखो डिपेंड करेगा,
डिमांड पर, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपको मंथली 1 लाख का खर्चा करना ही करना है, तो फिर ये भी हमारी बिजनेस रिस्क को अफेक्ट करेगा। असेट स्ट्रक्चर भी अफेक्ट करेगा। पैसा आप किन चीज़ों में लगा रहे हो इस पर डिपेंड करेगा ना कि आप कितना पैसा कमाओगे। आपने ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ पर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, आरओआई बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर हमारी बिजनेस रिस्क अफेक्ट होगी। लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं अफेक्ट करेगा? जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस शीट में से यदि करंट लाइबिलिटी को छोड़ दें तो बाकी जो चीज़ें बची, मान लीजिए कि 50 लाख किस चीज़ की वैल्यू है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड एक्सेप्ट द करंट लाइबिलिटी, ये 50 लाख रुपए है। अब ये 50 लाख रुपए आप कहीं से भी प्राप्त करो, कहीं से भी एक्वायर करो, चाहे ये 50 लाख रुपए आपने केवल इक्विटी से एक्वायर किए हो या थोड़ा बहुत इक्विटी से, बाकी का पैसा डेब्ट से एक्वायर किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस रिस्क को अफेक्ट नहीं करेगा, फाइनेंशियल रिस्क को अफेक्ट कर सकता है। ईबीआईटी पर थोड़ी फर्क पड़ेगा कि 50 लाख रुपए कहाँ से ले रहे हो, ईबीआईटी तो जितना होना है उतना ही होगा। असेट स्ट्रक्चर अफेक्ट कर सकता है कि इन पैसों को आप कहाँ लगा रहे हो। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट जनरेट्स टैक्स एडवांस एंड हेंस अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सा आइटम है जो बैलेंस शीट में होता है और जिस पर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है और इसके कारण से ये कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। तो देखो, टैक्स का बेनिफिट इनमें से किस पर मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस पर नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल पर नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट पर हमें मिलेगा। आपको ये ऑलरेडी पता है कि जो ईबीआईटी होता है इसमें से पहले हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं, उसके बाद हमारा टैक्स लेस होता है, फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस होता है, फिर इक्विटी डिविडेंड हमारा लेस होता है। तो जो टैक्स का बेनिफिट है वो केवल इंटरेस्ट पर ही मिलता है और इंटरेस्ट हमारा डिबेंचर पर ही होता है, या डिबेंचर के अलावा जो अदर लोन है उस पर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। केवल प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ही मैंने लिए हैं, अपने मन से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेब्ट। सेकंड में बोल रहे हैं शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट, ये तो नहीं आएगा। शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ए हमारा ज़्यादा करेक्ट आंसर है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस यूनिट कंसिस्ट ऑफ। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूडेड होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन, ये तो आ ही नहीं सकता। इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इन्हीं को घुमा फिराकर पूछा जा रहा है। अब देखो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है मैंने आपको बताया। ये आप मानकर चलना 50 लाख की अमाउंट आप मानकर चलना। मान लीजिए बैलेंस शीट की टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल है 10 लाख, इनमें से करंट लाइबिलिटी है हमारी 10 लाख, तो बच कितने गए? 60 लाख। तो जब भी मैं 60 लाख बोलूँ आप लोग ध्यान रखना, ये अमाउंट मैं बार बार काम में लेऊंगा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल है 70 लाख, इनमें से करंट लाइबिलिटी है 10 लाख, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया 60 लाख। इसको हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। अब ये जो 60 लाख रुपए है, इनमें से हम इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रखें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना रखें, रिजर्व एंड सरप्लस कितना रखें, और हम डेब्ट कितना रखें। रिजर्व एंड सरप्लस में मान लो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों में तो हमें देखना पड़ेगा, और इक्विटी कुछ ना कुछ तो रखनी पड़ेगी। आपको पता है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 1 लाख और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 5 लाख कैपिटल हमें चाहिए होती है, चाहे इक्विटी रखो चाहे प्रेफरेंस। तो जनरली इक्विटी तो होगी ही होगी। तो ये 60 लाख का स्ट्रक्चर हम कैसे रखें, कितने पैसे डेब्ट से लें, कितने पैसे हम बाकी चीज़ों से लें,
ये हमें डिसाइड करना होता है। तो देखो आपको पता है, मान लीजिए कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर तो देखो पढ़ा ही है। आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉस्ट आएगी इक्विटी की। इक्विटी की कॉस्ट आ रही है 15%, ये हमारी के ई हो गई। रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पी, इसकी मान लीजिए आ रही है हमारी 10%। रिजर्व एंड सरप्लस की आ रही है मान लो 10%, और डेप्ट की हमारी आ रही है 7%। तो ओवरऑल WACC हमारी कम आनी चाहिए ना। हम तो ये कोशिश करेंगे 60 लाख रुपए सबसे सस्ते किस में मिल जाएं, तो WACC हमारी मिनिमम आएगी। अब डेप्ट यहाँ पर सस्ता मिल रहा है तो आप बोलोगे कि हम तो डेप्ट से ले लेंगे, थोड़ा बहुत तो इक्विटी आपको रखना ही पड़ेगा। और इस सिचुएशन में आप डेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहोगे, लेकिन आपको पता है डेप्ट यदि आप ज़्यादा रखोगे, डेप्ट लेते जाओगे लोन, तो एक लेवल के बाद में आपको डेप्ट भी महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा? ऑलरेडी आपने बहुत सारा लोन ले रखा है तो नया लोन महंगा ही मिलेगा ना। और जब ऑलरेडी बहुत सारा लोन आपने ले लिया है, कर्ज में आप डूबे हुए हो, तो फिर के ही बढ़ने लग जाती है। शेयर होल्डर ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि कंपनी रिस्की होती है। तो हमें ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि डिबेंचर हम कितने लें, क्योंकि यदि केवल इतनी सी बात होती, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि डेप्ट सस्ता होता है, फिर तो आप डेप्ट ही डेप्ट इकट्ठा कर दोगे। लेकिन वो जो चीज़ें हैं कि डेप्ट बढ़ेगा तो फिर डेप्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी केडी, और बाद में केई भी बढ़ने लग जाती है। तो हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो ओवरऑल केओ है हमारी वो कम आनी चाहिए, और जो फर्म की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम होनी चाहिए। फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब ईपीएस हमारी ज़्यादा आनी चाहिए, या हम कहें कि नेटवर्थ हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर हम कहें जो इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है वो हमारी ज़्यादा आनी चाहिए। आपको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पज ही यही होता है कि वैल्यू ज़्यादा करना। तो जहाँ पर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए वहाँ पर हमारा ऑप्टिमम आदर्श कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, वो हमें डिसाइड करना चाहिए। हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इस 60 लाख का रेशियो हम 2:1:1:1 रखें, या फिर 1:1:1:2 रखें। क्या रेशियो हमें रखना है ये हम डिसाइड करते हैं। जो शुरुआत की 3 चीज़ें हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस, उसे हम इक्विटी कह देते हैं। तो कहने का मतलब रेशियो हम क्या रखें, डेप्ट और इक्विटी का। क्वेश्चन देखिए, ए फर्म्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम को कई बार ऑप्टिमल भी कह दिया जाता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इज द डेप्ट इक्विटी रेशियो दैट रिजल्ट इन मिनिमम पॉसिबल WACC, जहाँ पर WACC मिनिमम आए। 40-60 वाले को आप ऑप्टिमम मानोगे, जहाँ पर डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.5 है। 0.5 का मतलब डेप्ट तो आप 0.5 रख रहे हो और इक्विटी आप 1 रख रहे हो। इक्विटी का मतलब है नेटवर्थ, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, और जहाँ पर के ई हमारी मिनिमम आए तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पर WACC हमारी मिनिमम आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमाइज्ड। फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज्ड होने का क्या मतलब होता है? मैंने अभी आपको मतलब बताया था, इक्विटी शेयर की प्राइस का मैक्सिमम होना, इक्विटी शेयर की प्राइस का मिनिमम होना, डेप्ट की मार्केट वैल्यू का मैक्सिमम होना, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब या तो इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाओ, या फिर नेटवर्थ ज़्यादा हो जाओ, या फिर सॉरी या फिर इसके अलावा जो भी हमारी इक्विटी है वो ज़्यादा हो जाओ। ये चीज़ें अगर हमारी या फिर ईपीएस हमारी ज़्यादा आ जाएं, इन चीज़ों के ज़्यादा आने का मतलब हमारी फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज्ड हो रही है। अब देखो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को अफेक्ट होने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि पैसा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस है और डेप्ट है। आप बोलोगे बार बार वही चीज़ें आ रही है, तो कुछ चीज़ें हमारी यही चलती रहेगी। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस चीज़ का हम कितना प्रोपोर्शन रखें, तो ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कुछ 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, RCC को आप मत भूल जाना। पहला पॉइंट होता है रिस्क। आपको पता है कंपनी के हिसाब से हम देखें तो डिबेंचर में रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो,
इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है और इक्विटी में रिस्क हमारी कम होती है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे वरना नहीं देंगे। दूसरी बात कॉस्ट, आपको पता है इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है और डिबेंचर की कम होती है। फिर कंट्रोल, आपको पता है इक्विटी के कारण कंट्रोल हमारा डाइल्यूट हो जाता है। पहले मान लीजिए कि केवल 10 लोग ही इक्विटी शेयर होल्डर थे, पब्लिक कंपनी थी, 10 लोग ही इक्विटी शेयर होल्डर थे, तो कंट्रोल 10 लोगों के पास में था, वही मालिक थे। नए इक्विटी शेयर इशू करोगे तो 50 लोग मालिक बन गए, तो 10 लोगों का कंट्रोल डाइल्यूट हो गया। लेकिन बैंक से लोन ले रहे हो तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ और फैक्टर भी हम देख रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, FRICT एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना है। दिया किसने था? रॉबर्ट ब्रूनर ने। और ये है क्या? वो फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप मुझे डायरेक्टली ये बता दीजिए कि ये जो सोर्सेज है हमारे, इनमें से कौन से वाले में फ्लेक्सिबिलिटी है और कौन से वाले में नहीं है, या कौन से वाले में सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी है। तो देखो इक्विटी वाले में सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इक्विटी वाले में सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? आपने मान लो कि इक्विटी शेयर से पैसा कलेक्ट कर रखा है, अब न तो आप इक्विटी शेयर का रीपेमेंट कर सकते हो, न ही उनका रिडम्पशन कर सकते हो, केवल बाईबैक होता है और उसके लिए भी दुनिया भर की कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका इजीली रिडम्पशन हो जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस को एक बार भूल जाओ। डिबेंचर में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनका आप रीपेमेंट कर दोगे, टाइम जब होगा तब कर दोगे, और पहले करना चाहो तब भी कर सकते हो। बैंक से आपने लोन लिया था 5 सालों के लिए, आप 2 साल बाद में बोलो कि भैया मुझे मेरा पैसा वापस करना है, तो बैंक मना थोड़ी करेगा, ले लेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज़्यादा होती है? डिबेंचर में ज़्यादा होती है। दूसरी बात रिस्क, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंपनी के हिसाब से यदि हम देखें तो डिबेंचर में कम, डिबेंचर में सबसे ज़्यादा रिस्क है, प्रॉफिट हो या नहीं हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी में सबसे कम रिस्क है, बाकी चीज़ें मिडिल में आ जाएगी। इनकम, इनकम से पहले कॉस्ट देख लीजिए। मैंने आपको बताया इक्विटी की कॉस्ट सबसे ज़्यादा, डिबेंचर की सबसे कम। अब इनकम, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। यदि आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, तो आप डिबेंचर के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप पैसा कमा ही नहीं रहे हो, कम कमा रहे हो, तो आप फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को नहीं बढ़ाना चाहोगे। और फिर है टाइमिंग। देखो टाइमिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पर कहने का मतलब है मार्केट में सिचुएशंस कैसी चल रही है। मान लीजिए कि जो RBI है वो रेपो रेट वगैरह कम कर रहा है और उसकी वजह से लोन हमें सस्ता मिल रहा है, लोन सस्ता मिल रहा है तो डेब्ट कैपिटल की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये सभी फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को, या फिर ये वो फैक्टर है जो बताते हैं कि हमें डेब्ट के थ्रू पैसा कलेक्ट करना है या नहीं करना है। यदि आप फ्लेक्सिबिलिटी को अहमियत देना चाहते हो तो डेब्ट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर लीजिए, वरना इक्विटी की तरफ जाइए। रिस्क, यदि आप रिस्क बियर कर सकते हो तो ही डेब्ट की तरफ जाइए, वरना इक्विटी की तरफ जाइए। यदि आप अच्छी खासे पैसे कमा रहे हो तो डेब्ट की तरफ जा सकते हो, वरना इक्विटी की तरफ जाओ। यदि डेब्ट की कॉस्ट कम आ रही है तो डेब्ट की तरफ चले जाओ, वरना अदर फंड्स की तरफ जाओ। टाइमिंग, यदि डेब्ट सस्ता मिल रहा है, मार्केट में सिचुएशंस बढ़िया है तो डेब्ट की तरफ जाओ, वरना डेब्ट की तरफ मत जाओ। क्वेश्चन हम देखते हैं, द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज प्लानेड एज पर कंसीडरेशन ऑफ। यहाँ पर कंसीडरेशन का मतलब होता है ध्यान में रखना। तो ये बोल रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे? प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखोगे कि नहीं रखोगे? बिल्कुल ध्यान में रखोगे, अभी मैंने इनकम बताया। सॉल्वेंसी को ध्यान में रखोगे क्या? मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर, इससे तो बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा। कंट्रोल से मतलब रहेगा और सॉल्वेंसी भी तो आएगा। जो रिस्क वाला हमारा पॉइंट है वो सॉल्वेंसी ही तो बताते हैं। तो 1, 2, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? केवल और केवल कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग पढ़ा है हमने, और कुछ भी नहीं पढ़ा है। और एक बार यदि मैं रिवाइज कराऊँ तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताया जिसमें बैलेंस शीट की पूरी लाइबिलिटी साइड आ रही है। फिर मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से करंट लाइबिलिटी घटा देना। और फिर मैंने आपको कैपिटल
असेट स्ट्रक्चर बताया, वह भी कैपिटल स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, बस ये यूटिलाइजेशन बताता है। और कैपिटलाइजेशन के अंदर हम रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते हैं। अब इस वाले चार्ट को अच्छे से देख लेना। यदि आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया, मीनिंग वाला, और इस वाले चार्ट को याद कर लिया, तो 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्टकट में मत जाना। आप बोलोगे फिर तो 10 में से 8 क्वेश्चन हम 10 मिनट पढ़कर भी कर सकते हैं। हमको पूरे करने हैं, 10 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, तभी बड़े एग्जाम हमारे क्लियर होंगे। वरना केवल यूजीसी नेट करके आप खुश हो जाओगे, अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर की हमारी थ्योरीज होती है, और ये टोटल 5 टाइप की थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ये टोटल 3 टाइप्स की थ्योरी आज पढ़ने वाले हैं। टोटल 1.5 घंटे का ये वीडियो होने वाला है, और ये लास्ट की जो 2 थ्योरी बच गई, ये हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमारी थ्योरी है डेविड ड्यूरेंट थ्योरी। अब देखो, ये जो थ्योरी है ये 2 प्रकार की होती है, रिलेवेंट थ्योरी होती है और इररिलेवेंट थ्योरी होती है, जैसे कि डिविडेंड वाले के अंदर होता था। डिविडेंड वाले के अंदर रिलेवेंट और इररिलेवेंट का क्या मतलब था? वहाँ पर ये मतलब था कि डिविडेंड देने से या नहीं देने से इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस पर या फर्म की वैल्यू पर या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये होता था। और यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर में रिलेवेंसी का ये मतलब है डेब्ट को काम में लेने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर और फर्म की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर केओ मिनिमम आए और वैल्यू मैक्सिमम आए। तो रिलेवेंसी और इररिलेवेंसी थ्योरी ये बताती है, देखो रिलेवेंसी वाली थ्योरी ये बताएगी डिबेंचर को यदि आप काम में लोगे तो केओ और वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, और इररिलेवेंसी थ्योरी ये बताती है कि डिबेंचर को काम में लो चाहे मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, बिना पढ़ाए आपको याद हो गया है। क्या याद हो गया? जो भी मैं इररिलेवेंसी थ्योरी बताऊं वो क्या कहेगी, आप डेब्ट इक्विटी रेशियो कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इररिलेवेंसी थ्योरी क्या कहेगी, डिबेंचर आपको जितने काम में लेने उतने लो, इक्विटी आपको जितना काम में लेने उतना काम में लो, कुछ भी आप रेशियो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी केओ है वो सेम ही रहेगी, वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर को पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। इररिलेवेंसी थ्योरी तो बस ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जबकि जो रिलेवेंसी थ्योरी है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है भैया, फर्क पड़ेगा। यदि डिबेंचर को काम में लोगे, डिबेंचर सस्ते होते हैं तो हो सकता है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम आए और वैल्यू ज़्यादा आए, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक लेवल के बाद में काम में मत लेना। तो इतना आपको समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले है डेविड ड्यूरेंट, ये नाम रट लो। ये चार्ट आपको रट के जाना है। एग्जाम से पहले आपको 10 मिनट जरूर देखकर जाना है, वरना आप ये भूल जाओगे कि कौन सी थ्योरी डेविड ड्यूरेंट ने दी थी, कौन सी किसने दी थी। तो इन्होंने 2 थ्योरी दी थी, एक दी थी नेट इनकम थ्योरी, एक दी थी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। कहीं पर भी नेट ऑपरेटिंग इनकम लिखा आ जाए किसी भी सब्जेक्ट में, उसका मतलब होता है EBIT। तो देखो, नेट इनकम थ्योरी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी किसने दी थी? डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। फिर सेकंड है हमारा इजरा सोलोमन, इनकी थ्योरी का नाम है ट्रेडिशनल थ्योरी। ये भी बता देता हूँ, जो हमारी नेट इनकम थ्योरी होती है वो होती है रिलेवेंसी थ्योरी, जो बताती है डिबेंचर को कम में लोगे तो फर्क पड़ेगा WACC पर और वैल्यू पर। जो NOI थ्योरी होती है वो होती है इररिलेवेंसी थ्योरी। वो क्या कहती है, डिबेंचर को काम में लो मत लो, कुछ भी रेशियो रखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे एक ही पर्सन ये दोनों थ्योरी क्यों दे रहे हैं? तो यही तो चक्कर है, इन्होंने पहले रिलेवेंसी वाली दे दी, फिर इनको लगा इररिलेवेंसी वाली देनी चाहिए, वो भी इन्होंने दे दी। इजरा सोलोमन ने दी ट्रेडिशनल थ्योरी, और इसी को ही कहते हैं इंटरमीडिएट थ्योरी। ये कहते हैं डिबेंचर काम में ले तो लो, लेकिन एक लेवल के बाद में काम में मत लेना। फिर है मोदी गिलानी मिलर थ्योरी, 2 लोगों ने दी थी। पहले इंसान का नाम था मोदी गिलानी, दूसरे का नाम था मिलर।
इन्होंने भी दो प्रकार की थ्योरी दी थी, विदाउट टैक्स और विद टैक्स। विदाउट टैक्स वाली इररिलेवेंट थी और विद टैक्स वाली रिलेवेंट थी। मोदी गिलानी मिलर मॉडल को हमने डिविडेंड वाले में भी पढ़ा है और वहाँ पर इररिलेवेंसी थ्योरी में हमने पढ़ा है। इन दोनों का नाम शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में दो दो क्वेश्चन इन दोनों के आए हुए हैं। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, पहले हम नेट इनकम थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना। नेट इनकम थ्योरी हमारी कैसी है? रिलेवेंट थ्योरी है। रिलेवेंसी का मैंने मतलब बताया कि डिबेंचर को काम में लेने से WSCC और फर्म पर फर्क पड़ेगा। किसने दी थी? डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जितना ज़्यादा डेप्ट काम में ले सकते हो ना, ले लो भैया, जितना ज़्यादा डेप्ट काम में ले सकते हो, क्योंकि डेप्ट ज़्यादा कम में लोगे तो KO हमारी कम आएगी और वैल्यू हमारी ज़्यादा आएगी। तो ये आप बोलोगे कि ज़्यादा डेप्ट कम मिलेंगे, तो आप बोल रहे थे कि वो डेप्ट महंगा मिलेगा, नया डेप्ट कम मिलेंगे तो, और इक्विटी वालों की रिस्क बढ़ जाएगी तो KE बढ़ेगी। इन चीज़ों को इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो इन्होंने क्या माना? पहली बात तो टैक्स होते ही नहीं है दुनिया में, ये इन्होंने मान लिया। दूसरी बात इन्होंने माना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, डिवेंचर होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह हो सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये माना KD KE से कम होती है। बिल्कुल सही बात है, जनरली तो KD KE से कम ही होती है, लेकिन हमें पता है एक लेवल के बाद में KD बढ़ता है, लेकिन उस चीज़ को ये इग्नोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं KD हमेशा ही KE से कम होती है। और ख़ास बात ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट रहती है। अब कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि जो KD है हमारी वो है 8% और KE है हमारी 15%, ये है हमारी 15%। अब आप मुझे एक बात बता दो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब ये दो सोर्सेज है हमारे पास पैसा कलेक्ट करने के लिए, या आप ये मान लो आपके दो फ्रेंड है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए आपको 8% पर लोन दे रहा है, मिस्टर बी आपको 15% पर लोन दे रहा है, और 20 लाख रुपए की आपको टोटल ज़रूरत है। आप क्या कोशिश करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किससे लोगे? मिस्टर ए से या मिस्टर बी से? सीधी सी बात है, मिस्टर ए से। क्यों? यदि ऐसा करोगे तभी तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी। अब इन्होंने यही तो बोला, इन्होंने ये बोला KD कम है KE से, तो सीधी सी बात है ये बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो जो ओवरऑल कॉस्ट है हमारी वो कम ही आएगी। ये तो मान नहीं रहे कि एक लेवल के बाद में ये बढ़ेगा या फिर ये बढ़ेगा, ये बोल रहे हैं ये दोनों ना इतने की इतने रहेंगे, 8 और 15%। आप चाहे बिल्कुल लोन में डूबे हुए हो, नया लोन आपको 8% में मिल जाएगा, तो ये दोनों बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, और ये वाली इससे कम है तो ओवरऑल हमारी कम ही आएगी। तो आई होप आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ चुका है। स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो ऑथर का नाम है वो आपसे पूछेगा कि ये नेट इनकम थ्योरी किसने दी थी? डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। अगली बात आपसे ये पूछेगा कि ये नेचर, ये रिलेवेंसी है, इररिलेवेंसी है, ये पूछेगा। और इसी क्वेश्चन को ये घुमा फिरा कर पूछेगा। कैसे पूछेगा? ये बोलेगा कि नेट इनकम थ्योरी ये कहती है कि डेप्ट काम में लो या मत लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेट इनकम थ्योरी ये कहती है डेप्ट ज़्यादा काम में लोगे तो WSCC ज़्यादा आएगी कम आएगी। इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा। ये जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, तो ये जो डिफरेंट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, आप कंफ्यूज कैसे होगे? आपको पता नहीं चलेगा कि पहले क्या कैलकुलेट करें बाद में क्या कैलकुलेट करें। तो ये वाला जो कैलकुलेशन वाला पॉइंट है हमारा, इसी से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा कि नेट इनकम थ्योरी में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम में कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल में कैसे करते हैं, और MM मॉडल में कैसे करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे आज तक एग्जाम में इन चीज़ों के क्वेश्चन नहीं आए हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें आते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं आए हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एस का मतलब है इक्विटी की वैल्यू, फिर हमें कैलकुलेट करना है पूरी फर्म की वैल्यू। एस का मतलब याद रखना इक्विटी की वैल्यू, और वैल्यू ऑफ फर्म हमें कैलकुलेट करना है। तो इक्विटी की वैल्यू ऑलरेडी है, डिबेंचर भी जोड़ देंगे तो पूरे फर्म की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम KO कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? KO। इसका रीज़न क्या है? देखो KD भी हमारी सेम रहने वाली है और KE भी हमारी सेम रहने वाली है। KO सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ये हमारी 8 है, ये 15 है, इसका प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओगे तो ये कम होती जाएगी ना, तो ये तो हमारी चेंज होनी है। तो
तो ये इससे हम KO इस तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक एग्जाम में हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। ओनली कॉमर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है, जो मैं लिखूँ वो देखना है। EBIT हमें 2 लाख रुपीज़ दे रखी है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब है KE, ये 10% दे रखी है। 8% डिबेंचर 6 लाख रुपए के हैं। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। WACC और वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, और नेट इनकम अप्रोच हमें काम में लेनी है। तो मैंने आपको बताया 3 स्टेप हमारी रहेगी। सबसे पहले हमें S निकालना है। S का मतलब है वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, वैसे बिना फॉर्मूले के याद कर लो तो अच्छी बात है। देखो इस 10% का मतलब क्या है, KE हमारी 10% है। इसका मतलब यदि 10% पैसा हम कमा रहे हैं तो जो इक्विटी वालों के लिए जो हमारे पास अर्निंग है उसकी वैल्यू 100 है। 10% का मतलब 10% का मतलब एक चीज़ 10 है और एक चीज़ 100 है। तो 10 तो क्या है, जो हम कमा रहे हैं इक्विटी वालों के लिए, और 100 क्या है, वो टोटल वैल्यू जिस पर हम कमा रहे हैं। तो देखो हम देखो किस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये देखो इक्विटी वालों के लिए हमने कितना पैसा कमाया है। इक्विटी वालों के लिए देखो कितने रुपए हमने कमाए हैं, 2 लाख रुपीज़ हमने EBIT कमाया। इसमें से यदि हम इंटरेस्ट लेस कर दें, EBIT में से यदि हम इंटरेस्ट को लेस कर दें, टैक्स को लेस कर दें, और प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को यदि हम लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। तो देखो 2 लाख में से हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं। इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, 6 लाख का 8% 48,000 हमारा आ जाएगा। टैक्स हम मानकर चल रहे हैं कि होते ही नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमने अजम्पशन ले ली कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 1,52,000। ये 1,52,000 किसके इक्वलेंट है, इस 10 रुपये के इक्वलेंट है। तो यदि 10 रुपये हमारी अर्निंग है तो टोटल वैल्यू कितनी है, 100, और 1 रुपये वैल्यू होती तो कितनी होती, 100 डिवाइडेड बाय 10। और यदि अर्निंग हमारी 1,52,000 है तो कितना हमारा आंसर आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1,52,000, ये हमारा आ जाएगा। तो इससे हमारा आंसर आ गया 15,20,000। ये हमारी इक्विटी वालों की वैल्यू आ गई। यदि आपको समझ में आ चुका है तो अच्छी बात, समझ में नहीं आया तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय KE। फिर दूसरे वाले के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल फर्म की वैल्यू निकालते हैं। तो S + D कर देंगे। इक्विटी वालों की वैल्यू कितनी आई, 15,20,000 रुपये, और डिबेंचर की वैल्यू 6 लाख है। तो टोटल कितना आ गया, 21,20,000 रुपये। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हम KO इजीली निकाल सकते हैं। KO हम कैसे निकालेंगे, देखो KO टोटल EBIT हम कितना कमा रहे हैं, टोटल पैसा हम कमा रहे हैं 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए हम कितने रुपए पर कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए हम 21,20,000 पर ही तो कमा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी KO आ जाएगी। बिल्कुल लॉजिकल हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 21,20,000 इंटू 100, तो 9.43 हमारा आंसर आ जाएगा। 9.43 हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ चुका है। एक बार लास्ट बार मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ। यदि आप फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने आपको बताया, आपको ये याद रखना है, सबसे पहले हमें इक्विटी की वैल्यू निकालनी है, फिर टोटल फर्म की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें KO निकालना है। KO निकालना बिल्कुल आसान है। देखो EBIT मतलब KO क्या बताते हैं, KO एक तरीके से ROI तो बता रहे हैं कि हम टोटल कितना पैसा किस रेट से कमा रहे हैं। तो EBIT टोटल पैसा जो हम कमा रहे हैं, और टोटल फंड्स का मतलब वैल्यू इंटू 100। वैल्यू कैसे आएगी, इक्विटी वालों की वैल्यू ले लो, डिबेंचर वालों की ले लो, और इक्विटी वालों की वैल्यू कैसे आएगी, इक्विटी वालों की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, जो इक्विटी वालों के लिए हमारे पास अर्निंग अवेलेबल है डिवाइडेड बाय KE। अर्निंग फॉर इक्विटीज
शेयर होल्डर कैसे निकलती है। इक्विटी वालों के लिए देखो क्या बचता है, ईबीआईटी में से पहले हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं, फिर टैक्स का, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड का, जो बचता है वो इक्विटी वालों के लिए बचता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, वरना फॉर्मूला हम याद कर लेंगे और वैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बोल रहे हैं जो नेट इनकम अप्रोच होती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की, उनकी इनमें से कौन सी एजम्पशन नहीं होती है, ये हमें बताना है। के डी इज लेस देन के ई होती है कि नहीं होती, बिल्कुल करेक्ट है। टैक्सेज नहीं होते, ये भी सही है। के डी एंड के ई विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये भी सही है। वैल्यूएशन ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट, गलत बात है। ये बोल रहे हैं फर्म की वैल्यू पर फर्क ही नहीं पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर का, गलत बात है। जितना ज़्यादा डेप्ट कम में लोगे वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, के ओ उतनी कम आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट इनकम अप्रोच। तो पिछले वाले से अपोजिट है, ट्रू हमें बताना है। क्या बोलती है नेट इनकम अप्रोच, हायर इक्विटी इज बेटर, हायर डेप्ट इज बेटर, डेप्ट रेशियो इज इररिलेवेंट, नन ऑफ द अबोव। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जितना ज़्यादा डेप्ट कम में लो उतना बढ़िया है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज। नेट इनकम अप्रोच में के ई को आप क्या मानते हो, कांस्टेंट मानते हो, इंक्रीजिंग मानते हो, डिक्रीजिंग मानते हो, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। के डी और के ई को हमने कांस्टेंट माना था, के डी को हमने कम माना था के ई से, इसकी वजह से के ओ हमारा कम आता जा रहा था जैसे जैसे हम डेप्ट बढ़ा रहे थे। इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच व्हेन द डेप्ट प्रोपोर्शन इज इंक्रीज्ड, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये बोल रहे हैं डेप्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर आ जाएगा कांस्टेंट। के डी और के ई तो सेम ही रहेंगे ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच। बताना है इनमें से सही क्या है। इधर से हम देखते हैं, देखो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वी ई माइनस वी डी, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट को जोड़ोगे तब आएगा ना। फिर ये बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ डेप्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता इससे। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट, ये वैसे सही है। यदि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा, फर्म की वैल्यू से डिबेंचर की वैल्यू घटाओगे तो यही तो आएगा। और ये वाला भी सही है, यदि वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट जोड़ोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म ही आएगा। आप बोलोगे ए और बी दोनों सही हो गए, क्या करें। ये बोल रहे हैं नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग इनमें से क्या सही है। तो देखो नेट इनकम अप्रोच में हम पहले निकालते थे वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर वैल्यू ऑफ फर्म, और फिर हम निकालते थे के ओ। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तब लग सकता है जब हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म हो। फॉर्मूला हम ये वाला काम में लेते थे वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया वो स्टेप्स आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम से पहले आपको देखकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। ये बोल रहा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं, ऐसा नेट इनकम अप्रोच कहती है। सही बात है कि गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। ए फर्म कैन चार्ज इज टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लिवरेज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपको बता देता हूँ, लिवरेज का मतलब डेप्ट ही होता है। ज़्यादा लिवरेज कम में लेना मतलब ज़्यादा डेप्ट कम में लेना। लीवर्ड फर्म का मतलब ऐसी फर्म जिसने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, और अनलीवर्ड फर्म यानी जिसने डिबेंचर काम में नहीं लिए हुए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम लिवरेज की डिग्री चेंज करते हैं, लिवरेज की डिग्री चेंज करने का मतलब उसकी एक्सटेंट हम चेंज कर रहे हैं, तो उससे हम टोटल वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी सही है हमारा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो स्टूडेंट देखो थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में ये 5 प्रकार की थ्योरीज हमें पढ़नी थी। इसमें से हमने अभी तक डेविड ड्यूरेंट की नेट इनकम थ्योरी हमने पढ़ी है। आप मुझे ये बताते जाइए डायरेक्टली नेट इनकम अप्रोच किसने दी। अगर आप बोलते जाएंगे मेरे साथ साथ तो आपको इजीली याद हो जाएगा। किसने दी, डेविड ड्यूरेंट ने दी। रिलेवेंट होती है कि इररिलेवेंट होती है,
रेलेवेंट हमारी होती है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जितना ज़्यादा डेप्ट कम में ले सकते हो उतना ज़्यादा डेप्ट कम में ले लो, कोई लिमिट नहीं है। जो केडी होती है वो केई से कम होती है और ये दोनों कांस्टेंट रहेगी। जितना ज़्यादा केडी कम में लोगे केओ हमारा कम आएगा, मतलब केओ कांस्टेंट नहीं रहेगी, वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होगी। अब हम पढ़ेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कैसी होती है, इररिलेवेंट होती है। किसने दी, डेविड ड्यूरेंट ने दी। इन्होंने क्या बोला कि डिबेंचर कम में लो ज़्यादा कम में लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू और WACC पर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से कम में लो। कहने का मतलब आपकी बैलेंस शीट का टोटल जो 70 लाख आ रहा था जिसमें से करंट लाइबिलिटी 10 लाख थी, कहने का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के पर्पज से फंड्स हमारे पास 60 लाख के थे। 60 लाख चाहे पूरी इक्विटी से रखो चाहे डिबेंचर कम में लो मत लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने देखो क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो टैक्स है वो तो होते ही नहीं है, वो भी यही बोल रहे थे, मतलब पिछले वाले में भी ये यही बोल रहे थे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, ये भी सही बात है। इन्होंने ये बोला केडी कांस्टेंट रहती है, पिछले वाले में भी यही बोला, लेकिन इन्होंने ये बोला कि केई कांस्टेंट नहीं रहेगी। भैया केई कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगी, देखो मैंने आपको बताया कि एक तो ऐसा इंसान जिसने लोन नहीं ले रखा और एक ऐसा इंसान जिसने लोन ले रखा है, रिस्क किस में ज़्यादा है, मतलब एक तो है अनलीवर्ड, एक तो है अनलीवर्ड जिसने लोन नहीं ले रखा और एक है लीवर्ड जिसने लोन ले रखा है। रिस्क किसमें ज़्यादा है, लीवर्ड वाले में। तो जितना ज़्यादा आप लोन कम में लोगे उसकी वजह से क्या होगा, केई आपकी बढ़ जाएगी। मान लो लोन तो मिल रहा था आपको 8% पर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केई आ रही थी 15%, ये था हमारा। पिछली वाली अप्रोच में हम क्या मानकर चल रहे थे, ये दोनों ही सेम रहती है। तो यदि आप डेप्थ बढ़ाते हो तो ओवरऑल जो हमारी WACC आ रही थी वो कम आ रही थी, लेकिन ये बोलते हैं ये तो आपकी शुरुआती स्टेज है। यदि आप ये बढ़ाते जाओगे ना, बढ़ाते जाओगे तो नया लोन तो आपको मिल जाएगा 8% में, लेकिन ये बढ़ता जाएगा आपको, ये आपका 15 से 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ओवरऑल WACC आपकी सेम आएगी और बिजनेस रिस्क है वो सेम ही रहती है। ये बात तो वैसे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, अपन को पता है कैपिटल स्ट्रक्चर से बिजनेस रिस्क अफेक्ट नहीं हो सकती, फाइनेंशियल रिस्क तो फिर भी अफेक्ट हो सकती है। और वैसे भी बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में लिवरेज वाले चैप्टर में। अब देखो इसमें हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूलाज वही रहेंगे, बस ये स्टेप्स चेंज हो जाएगी, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले हम पिछले वाले में हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे पूरी फर्म की, फिर हम इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में हम केई निकाल रहे हैं। पिछले वाले में हम केओ निकाल रहे थे, यहाँ पर हम केई निकालेंगे क्योंकि वहाँ पर केओ चेंज हो रहा था, यहाँ पर हमारा केई चेंज हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, ओनली कॉमर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, EBIT 4 लाख, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब ये हमें केओ दे रखा है 12.5, 10% डिबेंचर 10 लाख, टैक्स है नहीं, केई एंड वैल्यू ऑफ फर्म हमें निकालना है। पहले हमें फर्म की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें इक्विटी की वैल्यू और उसके बाद हमें केई निकालना है जो कि हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, फॉर्मूलाज के डेरिवेटिव मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म को हम इजीली निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास अर्निंग अवेलेबल है EBIT डिवाइडेड बाय KO, इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। तो EBIT हमें दिया हुआ है 4 लाख और 4 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 12.5% से, तो इसको हमने कैलकुलेटर पर किया, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4.5%। ये मत सोचना कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, एग्जाम में टाइम आपके पास बिल्कुल भी कम नहीं पड़ता है कॉमर्स वाले चैप्टर में यदि आपको आता है।
32 लाख हमारा आ जाएगा। इक्विटी की वैल्यू निकालना अब तो आसान है, फर्म की वैल्यू में से डिबेंचर वाला घटा दो, तो 32 लाख में से 10 लाख हम माइनस कर देंगे, 22 लाख हमारी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। केई निकालना और भी आसान है, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारे पास अर्निंग अवेलेबल है डिवाइडेड बाय इक्विटी वालों के लिए जो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल है डिवाइडेड बाय जो इक्विटी वालों की हमारे पास वैल्यू है इनटू 100। इक्विटी वालों के लिए कितनी अर्निंग हमारे पास अवेलेबल है, देखो ईबीआईटी थी हमारी कितनी, ईबीआईटी थी हमारी 4 लाख, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो कितना जाएगा 1 लाख। टैक्स हमारे पास है नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास है नहीं, और वैल्यू हमारी कितनी आई थी 22 लाख इंटू 100, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 22 लाख इंटू 100 ये हमने किया, तो इससे हमारा आंसर आ गया 13.636। तो कहने का मतलब 13.64 हमारा आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूला का डेरिवेटिव आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ चुके हो। कहने का मतलब ये है यदि हमारी इनकम 12.5 है तो टोटल वैल्यू कितनी है 100, और 1 रुपये यदि हमारी अर्निंग है तो 100 डिवाइडेड बाई 12.5, और अर्निंग हो रही है 4 लाख, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमने किया है। क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेज है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहली बात तो दोनों ही अप्रोच को किसने दिया, डेविड डुरेंट ने दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात टैक्स, दोनों ही अप्रोच ने माना कि टैक्स नहीं होते हैं। तीसरी बात प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों ही अप्रोच ने माना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती है। फिर नेचर, जो नेट इनकम अप्रोच थी वो रिलेवेंट थी और ये वाली अप्रोच हमारी इररिलेवेंट है। अगली बात केडी, केडी के लिए दोनों ही अप्रोच ने ये माना कि कांस्टेंट रहती है। अगली बात केई, केई के लिए एनआई ने तो ये माना था कांस्टेंट रहती है और इन्होंने ये माना कांस्टेंट नहीं रहती। फिर केओ, तो देखो यहाँ पर जो केओ है वो हमारी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर जो केओ है वो हमारी चेंज नहीं होगी। तो कहने का मतलब कॉन्क्लूजन हमारा क्या निकलता है, कॉन्क्लूजन हमारा ये निकलता है कि पहली अप्रोच तो ये बोलती है ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ कम में लो तभी आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और केओ कम आएगी, और ये बोलते हैं केओ तो वही आएगी चाहे आप ज़्यादा काम में लो चाहे कम काम में लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते जाना। अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहे हैं और कांस्टेंट पूछ रहे हैं कि इनमें से कांस्टेंट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, आप डेप्थ ज़्यादा कम में लोगे तो वो बढ़ेगी। केडी हमारा कांस्टेंट रहता है, डब्ल्यूएसीसी एंड केडी दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। जितने भी रिलेवेंट अप्रोच है उनमें डब्ल्यूएसीसी कांस्टेंट ही रहेगा। केई एंड केडी आ नहीं सकता क्योंकि केई तो चेंज होएगी, तो सी हमारा ज़्यादा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एडवोकेट्स दैट डिग्री ऑफ डेप्थ फाइनेंसिंग, तो डेप्थ के लिए ये क्या कहती है एनओआई अप्रोच, डेप्थ कम में लेना रेलेवेंट होता है, रिलेवेंट हो सकता है, इररिलेवेंट होता है, इररिलेवेंट हो सकता है, आंसर हो जाएगा हमारा सी इररिलेवेंट होता है। क्वेश्चन देखिए, यही एकमात्र न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ईबीआईटी है 50,000 रुपये, वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें दिया गया है 80,000 रुपये। फिर बोल रहे हैं ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब केओ की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 20%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है एनओआई अप्रोच से। अगर ये नहीं बताता कौन सी अप्रोच से निकालना है तो भी निकल जाता, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इक्विटी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इक्विटी की वैल्यू या तो कैसे निकालते हो आप, या तो आप निकाल रहे थे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई केई, या फिर आप, और यहाँ पर हमें केई तो दिया नहीं है तो यहाँ पर इक्विटी की वैल्यू हम निकालेंगे फर्म की वैल्यू माइनस डेप्ट। अब हमारे पास डेप्ट की वैल्यू तो है, फर्म की वैल्यू नहीं है, तो फर्म की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फर्म की वैल्यू निकालने के लिए ईबीआईटी हमें 50,000 रुपये दे रखा है और कैपिटलाइजेशन रेट हमें 20% दिया है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 50,000
डिवाइडेड बाय 20%, आंसर आ गया हमारा 2,50,000। और 2,50,000 में से यदि हम लेस कर देते हैं डिबेंचर की वैल्यू जो कि है 80,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,70,000। तो बिल्कुल आसान से हमारा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट ये सभी अप्रोचेज हमें पढ़नी थी। इसमें से डेविड ड्यूरेंट को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। नेट इनकम अप्रोच रिलेवेंट थी, जो बताती थी जितना ज़्यादा डेप्ट कम में लोगे WACC कम आएगी, वैल्यू बढ़ेगी। और नेट ऑपरेटिंग इनकम ये कहती थी कम में लो मतलब डेप्ट कितना भी कम में लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर KE कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पर हमारा जो KO है वो कांस्टेंट नहीं था, और यहाँ पर हमारा KE कांस्टेंट नहीं था। अब हम पढ़ेंगे इज़रा सोलोमन का मॉडल, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो इज़रा सोलोमन का मॉडल है वो रिलेवेंट अप्रोच है, इज़रा सोलोमन ने दिया था। इंटरमीडिएट अप्रोच है। इंटरमीडिएट अप्रोच का मतलब एक लेवल तक तो डेप्ट को कम में लेने से हमारी KO और कम आएगी और वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल के बाद में ऐसा नहीं होगा, तो फ़र्क तो पड़ ही रहा है। तो इसके कारण से इंटरमीडिएट अप्रोच हो जाती है। ये क्या बोल रहे हैं, डेप्ट कम में लोगे तो WACC रिड्यूस होगी, लेकिन एक लेवल तक ही होगी। और आपने COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, तो रीज़न आप समझ चुके हो। 8% हमारा KD है और 15% हमारा KE है। शुरुआत में तो क्या होगा, डेप्ट कम में लोगे तो WACC कम आएगा ना, लेकिन एक लेवल के बाद में KE बढ़ेगा। जबकि जो NOI था वो शुरुआत से ही मान रहा था कि डिबेंचर बढ़ाओगे तो KE बढ़ता जाएगा, ये मानती है शुरुआत में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे KE बढ़ेगा। तो यहाँ पर 3 स्टेज हो जाती है। शुरुआत में तो क्या होगा, डिबेंचर यदि आप बढ़ाओगे तो KO हमारा कम आएगा और वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर को बढ़ाने से जितना WACC में फ़ायदा होना चाहिए उतने से हमारी KE बढ़ गई। और एक लेवल के बाद में जाकर तो डिबेंचर और बढ़ाओगे तो KO ज़्यादा आएगी, वैल्यू कम आएगी। कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे हम NI में कैलकुलेट कर रहे थे। पहले हम इक्विटी की वैल्यू, फिर फर्म की वैल्यू, फिर हम KE कैलकुलेट कर रहे थे। फिर ये क्या बोलते हैं, देखो जो NI अप्रोच थी वो तो ये बोलती थी डेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कम में लो। NOI बोलती है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भैया। और ये बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच वाले, ये बोलते हैं कम में लो डेप्ट, लेकिन एक बढ़िया लेवल का कम में लो। और वो लेवल आप कैलकुलेट करके देखो, यदि इस वाले लेवल पर हो तो इस वाले लेवल से आप आगे बढ़ो, और इस वाले लेवल पर हो तो इस वाले लेवल से आप पीछे जाओ। मतलब आप जुडिशियस यूज करो, जितना डेप्ट कम में लेना चाहिए उतना आप कम में लो। इसी को हम चार्ट से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम डेप्ट का प्रपोर्शन लिख रहे हैं। जब भी हम राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब डिबेंचर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने कॉस्ट रखी है। तो देखो इस वाले लेवल तक क्या हो रहा था, इस वाले लेवल तक जो KD और KE है वो हमारी कांस्टेंट है। KD हम मान लेते हैं 8% और KE हम मान लेते हैं 15%। तो KD और KE दोनों ही हमारी कांस्टेंट है। रेड वाला हमारा KD है और ब्लैक वाला हमारा KE है। तो WACC हमारी कम आएगी ना, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये 8% है, ये 15% है। लेकिन एक लेवल के बाद में क्या होगा, आपने डिबेंचर का प्रपोर्शन आप बढ़ाते गए, तो जो हमारा KE है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिस्क बढ़ गई। और एक लेवल के बाद में आपको पता है कि KD भी बढ़ता है, क्योंकि रिस्क बढ़ती गई, नया लोन आपको महंगा मिलेगा। अब जब ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल WACC तो हमारी बढ़ेगी ही। जहाँ पर WACC हमारी कम आ रही है, कम कहाँ पर आ रही है, इस वाले लेवल पर आ रही है, इसको हम लेवल O बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिमम लेवल हो जाएगा। यहाँ पर यदि हमने डेप्ट 12 लाख रुपए के काम में ले रखे हैं तो इतना डेप्ट हमें काम में लेना चाहिए, यही जुडिशियस लेवल होता है। क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कांस्टेंट रहता है, तो देखो स्टूडेंट शुरुआत में तो KD एंड KE कांस्टेंट रह रहे थे, लेकिन एक लेवल के बाद में KE बढ़ा, एक लेवल के बाद में हमारा जो KD था वो भी बढ़ा, एक लेवल के बाद में WACC भी बढ़ा।
तो कहने का मतलब कुछ भी कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन इज करेक्ट? के राइजेज कॉन्स्टेंटली, के डी राइजेज कॉन्स्टेंटली, के ओ डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, नन ऑफ द अबोव। नन ऑफ द अबोव हमारा आंसर आ जाएगा। शुरुआत में के डी के ई कॉन्स्टेंट थे, उसके बाद में के डी और के ई दोनों बढ़े, डब्ल्यू एस ई सी तब भी डिक्रीज हो रहा था, लेकिन आगे जाकर डब्ल्यू एस ई सी भी बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू वैल्यू ऑफ फर्म सेज। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? देर इज नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। गलत बात, केवल यही एक ऐसी अप्रोच है जो बताती है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि हमने किया था 12 लाख डिबेंचर को काम में लेना। वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय जुडिशियल यूज ऑफ लिवरेज। बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर इररिलेवेंट। गलत बात है। रिस्क ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट। गलत बात है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल अप्रोच टुवार्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ फर्म एज्यूम। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या अजम्पशन लेकर चलती है? दैट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट चेंजेज इन द फाइनेंशियल लिवरेज। ये बात सही हो सकती है, क्योंकि लिवरेज कम में लेने से, लिवरेज यानी डेप्ट कम में लेने से केओ में चेंज तो आता ही है, क्योंकि शुरुआत में कम होती है, बाद में सेम रहती है, बाद में बढ़ती है। देर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। द टोटल रिस्क इज नॉट चेंज विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। गलत बात है। लास्ट में जाकर रिस्क तो हमारी बढ़ी रही थी। द मार्केट आर परफेक्ट। ये बात भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये बात हमारी करेक्ट नहीं है। मार्केट परफेक्ट होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं कहा ट्रेडिशनल अप्रोच ने। तो ए और बी दोनों हमारे करेक्ट है, लेकिन बी वाला हमारा ज़्यादा सही है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना कि जो के ओ है वो चेंज होगी ही। एक लेवल बीच में ऐसा भी तो आया था जब के ओ चेंज नहीं हो रही थी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ए फर्म हैज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर दैट अकर्स व्हेन डब्ल्यूएसीसी इज मिनिमम। ये बोल रहा है जो ट्रेडिशनल व्यू है वो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑप्टिमम लेवल होता है जब डब्ल्यूएसीसी मिनिमम होती है। सही या गलत? बिल्कुल सही बात, ट्रू है। दिस अप्रोच क्लियरली implies that WACC decreases only within the reasonable limit of financial leverage। ये बोल रहे हैं WACC डिक्रीज होगी केवल तब तक जब हम फाइनेंशियल लिवरेज को रीजनेबल लिमिट तक काम में ले रहे हैं। एंड रीचिंग टू मिनिमम लेवल इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। और मिनिमम लेवल से बाद में भी आप डेप्ट बढ़ाओगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा। तो दोनों ही हमारे करेक्ट है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे। टोटल 51 में से 25 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हम पढ़ चुके हैं, और टोटल इन 5 अप्रोचेज में से 2 अप्रोचेज हम पढ़ चुके हैं, और सेकंड पार्ट में हम ये बाकी की 3 अप्रोचेज हम पढ़ने वाले हैं। ट्रेड ऑफ और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बिल्कुल स्मॉल पोर्शन है, उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एनआई अप्रोच हमारी रेलेवेंट अप्रोच थी। एक बार मैं आपको इनके बारे में रिवाइज करा देता हूँ, तो हम तीनों के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक तो है हमारी नेट इनकम अप्रोच, एक है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सबसे पहले बात आप मुझे ये बता दीजिए कि ये अप्रोच किसने दी। आप साथ साथ बोलते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। नेट इनकम अप्रोच हमें दी थी डेविड ड्यूरेंट ने। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी डेविड ड्यूरेंट ने दी थी, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो दी थी इजरा सोलोमन ने। अगली बात, इनका नेचर कैसा होता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो होती है वो हमारी रेलेवेंसी अप्रोच होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम इररिलेवेंट अप्रोच होती है, और ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी रेलेवेंसी अप्रोच होती है, जिसे इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहा जाता है। अगली बात, इन्होंने क्या बोला डेप्ट के बारे में। ये बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम में लो, ये बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बोलते हैं एक रीजनेबल लेवल का काम में लो, जुडिशियस लेवल का काम में लो। फिर अगली बात देखो, चेंज क्या होता है। एनआई अप्रोच ने हमें ये बोला चेंज केवल केओ होता है, डिक्रीज होता जाएगा केओ यदि डेप्थ ज़्यादा काम में लोगे। एनओआई ने ये बोला केवल के ही हमारा कम होता है,
बाकी सब चेंज होता रहता है। और इन्होंने बोला कि सब कुछ ही चेंज होता रहता है, इसके अलावा इनमें मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस यही मैंने आपको पढ़ाया है। तो मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।